हेलो एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और कैसे हो सब। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 16 फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग। और जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है जाओ सारी वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना ना भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या रहेगा? फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग। फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है? इसमें दिया गया है फॉरेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं वो वाले देखते हैं। चलो, एयर वे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लेडिंग एंड कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट या बोल सकते हो आप बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट, पैकिंग लिस्ट एंड स्पेसिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। Let's see guys, what are these? देखो, एयर बिल क्या होता है? एयर बिल होता है जैसे कि आप मतलब कि जो भी सामान है वो आप शिप कर रहे हो एयर के द्वारा, ठीक है, तो उसमें एयर वे बिल चाहिए होता है। एयर वे बिल एंड एयर वे बिल इज़ अ typically a document in the international trade that proves the goods have arrived and are ready to be shipped by the air। मतलब देखो इसमें पूरा का पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्लियर होगा आपको। एन एयर बिल इज़ अ टिपिकल एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में और जो कि प्रूव करता है कि जो गुड्स हैं वो अराइव होने वाले हैं और रेडी हैं, हम उनको शिप कर रहे हैं एयर के द्वारा, ठीक है। तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। देयर आर 3 ओरिजिनल्स एंड 9 कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस जो ये डॉक्यूमेंट इसके 3 ओरिजिनल कॉपी होती हैं और 9 मतलब वैसी कॉपी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आर साइन बाय, जो साइन की जाती है जो एक्सपोर्ट एजेंट है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके द्वारा, और एयर कैरियर के द्वारा, एयर कुरियर वाले होते हैं ना तो उनके द्वारा भी साइन की जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द रिसिप्ट ऑफ अ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्ट। और ये माना जाता है कि भाई एक रिसिप्ट की तरह होती हैं जो कि मतलब कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रिसिप्ट बनाई जाती है ना, तो उस तरीके से। Certificate of origin. A certificate of origin is required by the custom department of the country importing the goods to decide upon the import duty। इसमें बताया गया है एक सर्टिफिकेट होता है ओरिजिन का जिसमें रिक्वायर किया जाता है ये कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, और जिसमें जो इम्पोर्ट कर रहे हैं जो भी इम्पोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज होंगे तो वो वाले, ठीक है, तो वो डिसाइड कौन करेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी वाले, ठीक है, तो उनके द्वारा ही ये लिया जाता है, ठीक है। This document is issued by the Chamber of Commerce of the origin country and primarily consists of the name, address and of the exporter, number and description of the goods, seal of the chamber। मतलब कि देखो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है वो रिक्वायर किया जाता है कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, जो उस कंट्री जहाँ पे वो एक्सपोर्ट होने वाला है, ठीक, जहाँ से वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस कंट्री के कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा ये मांगा जाता है। इम्पोर्टिंग द मतलब किस लिए? जो इम्पोर्ट करने के लिए गुड्स को, टू डिसाइड अपॉन द इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी, ठीक है। देखो जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो रिक्वायर किया जाता है कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री इम्पोर्टिंग द गुड्स को इम्पोर्ट करने के लिए, ना कि भाई ये एक्सपोर्टिंग वाला मैंने गलत बता दिया, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके द्वारा नहीं होता ये रिक्वायर किया जाता है जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, ताकि जो वो बता सके कि इस पर इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है। और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है, किसने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट का नंबर, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? As mentioned in the example earlier, the bill of lading is a proof that consignment has been shipped from one destination to the another। जैसे कि हमने पहले देखा था एयर बिल में कि जैसे कि कोई भी चीज़ है वो यूएसए से शिप कर दी गई है, ठीक है, मतलब कि शिफ्ट कर दी गई है, तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है ये। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेसेस, दोनों में यूज़ किया जाता है। वेयर द शिपिंग कंपनी गिव्स, जहाँ पर जो शिपिंग कंपनीज होती हैं वो देती हैं ये डॉक्यूमेंट, और साइन किया जाता है जो कुरियर वाले होते हैं उनके द्वारा, मतलब कहाँ पर शिप करना, मतलब कि वो भी तो भाई साइन करेंगे ना कि हाँ ये मैं रेडी हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ शिप करने के लिए। तो आता ना कि जैसे कि आप ऑनलाइन भी कुछ सामान मंगाते हो तो ये आता है कि भाई
डिलीवर्ड बाय, कुछ भी नाम दे देंगे आपको, ठीक है। तो उसके द्वारा भी साइन किया जाता है। द बिल ऑफ लेडिंग is handled very carefully and ensured it does not fall in the hands of any unauthorized person। और ये वाला बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की जाती है और ये किसी अनऑथोराइज पर्सन के हाथों में नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। इसमें देखो क्या है, जो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट और बोल सकते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, इज इश्यूड व्हेन द गुड्स नीड टू बी शिप्ड थ्रू मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें बताया गया है जब गुड्स एक मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन से शिप किया जाता है तो उसमें ये चीज़ यूज़ की जाती है, उसमें ये डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंबाइंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ऑफ द फॉर द consignment begins from the place of the departure till the place delivery। मतलब सारे जितने भी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में सभी का नाम मेंशन किया जाएगा, सारी डिटेल लिखी जाएगी, सभी के द्वारा साइन किया जाएगा जब से ये वहाँ से डिस्पैच हुआ है, जब तक डिलीवरी ना हो, ठीक है। जिसके हाथों में जाता है तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है, सभी के साइन होते हैं। द combined transport document needs to clearly mentioned if the freight charges have been paid fully already or will be paid or on the delivery at the destination port। उसमें यह भी मेंशन किया जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन ये केबल के चार्जेस हैं वो पे कर दिए हैं या नहीं, अगर वो पे किए जाएंगे तो कब किए जाएंगे, डेस्टिनेशन पोर्ट पर किए जाएंगे या नहीं, ठीक है। तो वो भी इसमें मेंशन होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देखो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ यूनिक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक यूनिक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, रेज्ड बाय, ये रेज किया जाता है एक एक्सपोर्टर के द्वारा टू द इम्पोर्टर आस्किंग फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड इन द फ्यूचर एंड द इम्पोर्टर ऑल्सो एग्रीज। द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज जनरली यूज इन द होलसेल ट्रेडिंग वेयर हुज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक यूनिक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक एक्सपोर्टर के द्वारा इम्पोर्टर को दिया जाता है ये पूछने के लिए कि कुछ मनी आप फ्यूचर में पे कर देना, ठीक है। और फिर जो इम्पोर्टर वो भी एग्री हो जाता है, उस पर साइन कर देते हैं। और ये किस केस में होता है, ये होलसेल ट्रेडिंग के केस में होता है जिसमें कि बहुत सारी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। क्योंकि वो होलसेल करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो बेचने पड़ेंगे और बहुत सारे पैसे आएंगे। तो वो कहता है कि भाई एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक एक्सचेंज कर लेते हैं, बिल बना लेते हैं कि उसमें लिख देते हैं कि आप कुछ अमाउंट आप फ्यूचर में देने वाले हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो देखते हैं। अ लेटर ऑफ क्रेडिट और एलसी इज रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इम्पोर्टर्स बैंक ऑन द इम्पोर्टर बिहाफ। देखो मैं इसको आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड रुको। देखो जैसे कि एक कंट्री है, मान लें कि इंडिया कोई कंट्री है, ठीक है। एक इंडिया हमारी कंट्री है और एक कंट्री है भाई यूएसए, ठीक है। और जो एक पर्सन है, कोई भी मान लो भाई कोई भी बायर है, बायर का नाम ले लेते हैं प्रिया, ठीक है। और कोई सेलर है, सेलर का नाम ले लेते हैं तन्नू, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये भाई दो, ये बायर है, ये सेलर है और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हो रही हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, ठीक है। मतलब कि ये फ़ॉरेन से कुछ मंगा रही हैं, ठीक है। तो भाई अगर ये कुछ सेल कर रही हैं तो इसको ये नहीं है कि भाई ये जो प्रिया नाम की लड़की है इसकी पेमेंट कर देगी या नहीं। पर जो ये बायर है, जो ये प्रिया है, इसको भी भाई ये नहीं है कि जो मेरे प्रोडक्ट है वो टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं, क्या पता मेरे साथ में पैसे पे कर दूँ या फ्रॉड हो जाए, ठीक है। तो इनके बीच में कन्फ्यूज़न है, ये मतलब ना ही सामान ले रहे हैं ना ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पर लेना दोनों चाहते हैं, ये पैसे लेना चाहते हैं और ये क्या प्रोडक्ट को लेना चाहती है। प्रोडक्ट मान लो कि कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर है, ये बेचना चाहती है कंप्यूटर को। अब देखते हैं फिर होगा क्या। ये जाता है भाई एक बैंक के पास, ये बैंक है भाई, मान लो भाई ये बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, इसको बोलेंगे हम इशूइंग बैंक, ठीक है। ये कौन सा बैंक है, इशूइंग बैंक है। ये जाएगा इसको, इसके पास
कहे ये अपने सिचुएशंस बताएगा कि मैंने यूएसए से, मतलब एक यूएसए में एक सेलर है, उसका नाम ये है और मैंने ये प्रोडक्ट लेना है, पर मुझे डाउट है कि वो मतलब कि वो जो प्रोडक्ट है वो आएगा या नहीं आएगा, कभी मेरे जो मैं पैसे दूँ वो चले ना जाएं, ठीक है। तो फिर ये क्या करता है, ये बैंक ये इसको लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट देता है इसको, एक लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब जितने भी इसके बैंक में पैसे होंगे ना, जिसका भी इतने प्रोडक्ट लेना है, तो पैसे सारे के सारे इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र, मतलब अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा, ठीक है। बैंक अपने पास रख लेगा और फिर ये लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ जाएगा। यहाँ पर भी एक बैंक होगा भाई, उसको बोलेंगे हम एडवाइसिंग बैंक। एडवाइसिंग बैंक ये इस सेलर का बैंक है, ठीक है। इसका नाम ले लेते हैं भाई ABC, ठीक है। और फिर ये बोलेगा कि आप के वहाँ से, मतलब कि हमारे इंडिया से, कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट किया गया है, तो आपको जो भी ये है, आपको ये प्रोडक्ट पहुँचाने हैं और इसकी ज़िम्मेवारी मेरी होगी कि मैं सारी पेमेंट करूँगा, ठीक है। ये कौन बोलता है, पंजाब नेशनल बैंक बोलता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को पहुँचाओ अब, ठीक है। हमने जो लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिया, आपके भी हाफ एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी हुआ है, अब आपको हमारे जो प्रोडक्ट वो पहुंचाना पड़ेगा। फिर ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है जाता है सेलर के पास, ठीक है। फिर सेलर क्या करता है, जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच कर देता है यहाँ से, और यहाँ पे जाके मतलब उसकी डिलीवरी हो जाती, तो अभी नहीं होगी, ठीक है, मतलब वो करता है। फिर ये देता है डॉक्यूमेंट, इसको प्रोवाइड करेगा। फिर ये डॉक्यूमेंट में जो भी भाई साइन करने के लिए आते हैं, बिल ऑफ लेडिंग बताया था मैंने क्या होता है, तो वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सारी अब इसकी इन्फॉर्मेशन है भाई इसमें लिखी होगी इस डॉक्यूमेंट में, तो ये सारी की सारी बैंक को देगा। फिर बैंक इस बैंक को देगा, ये वेरीफाई करेगा कि भाई रियल है या नहीं है। फिर ये इसके पास जाएगी, ठीक है, इसके पास डॉक्यूमेंट जाएगा, ये साइन करेगा। जैसे ये साइन करेगा और इसने यहाँ से क्या कर दिया, अपने गुड्स को भी दे दिया है, ठीक है। इसको गुड्स मिल जाते हैं, जो भी इसने प्रोडक्ट मंगाया था कंप्यूटर, इसको मिल जाते हैं और साइन हो जाते हैं, और ये पेमेंट ये बैंक इसको कर देता है, फिर ये पेमेंट इसको दे देगा, ओके। तो ये होता है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। जो भी पैसे हैं बायर के अकाउंट में सारे के सारे पंजाब नेशनल बैंक ने ट्रांसफ़र कर लिए हैं, अगर क्योंकि ये है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देती है फिर इसके बिहाफ पर, ठीक है, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये था इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में। अब देखते हैं, इनसे पढ़ते हैं अपने नोट्स से। देखो, अ लेटर ऑफ क्रेडिट और LC इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इम्पोर्टर बैंक। जो इम्पोर्टर बैंक है, कौन सा इम्पोर्टर का बैंक, जो इशूइंग बैंक है वो इम्पोर्टर का बैंक है। एक बार दिखा देती हूँ मैं, जो इशूइंग बैंक है ये था हमारा इशूइंग बैंक, ये इम्पोर्टर का तो है ना बैंक, ठीक है। तो इसके द्वारा इशूड बाय अ इम्पोर्टर बैंक ऑन इम्पोर्टर्स बिहाफ, इम्पोर्टर के बिहाफ पे, एश्योरिंग दैट द issuing bank will make a payment to the exporter for the international trade conducted between both the पार्टीज़, पार्टीज़ लिखाना है, पार्टीज़, हाँ। देखो, इसमें बताया गया है जो लेटर ऑफ क्रेडिट है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है किसके द्वारा, इंपोर्टर के बैंक के द्वारा, जो इशूइंग बैंक है उसके द्वारा, किस इंपोर्टर के बिहाफ पर, जो कि ये दावा करता है कि जो इशूइंग सारी सारी पेमेंट कौन करेगा, ये बैंक करेगा, किसको, एक्सपोर्टर को। will make a payment to the exporter will make a payment to the exporter for the international trade conducted between, जो कि दोनों पार्टीज के बीच में जो भी ये ट्रेड की गई है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, तो उसकी सारे के सारे पेमेंट कौन करेगा, इशूइंग बैंक करेगा। तो इसमें ये दावा किया जाता है, ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। द इम्पोर्टर इज़ द एप्लीकेंट, जो इम्पोर्टर है एक एप्लीकेंट है किसका, LC का। वाइल द एक्सपोर्टर इज़ द बेनिफिशरी, जो एक्सपोर्टर है वो एक बेनिफिशरी होगा, जो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको तो बेनिफिट होगा ना। इन द LC द इशूइंग बैंक प्रोमिस, जो इशूइंग बैंक वो प्रोमिस करता है टू पे, जो इशूइंग बैंक प्रोमिस करता है कि जितनी भी अमाउंट है वो मैं दूंगा, टाइम से दूंगा, ठीक है, जो कि उसके डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होगी। तो ये था हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या रहने वाले हैं। फीचर्स में देखो, नेगोशिएबिलिटी, नेगोशिएबिलिटी में बताया गया है अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ ट्रांजेक्शनल डील, ये एक ट्रांजेक्शनल डील होती है अंडर विच द टर्म कैन बी मॉडिफाइड चेंज्ड एट द पार्टीज असेस्ड, दिख रहा ना आपको, as the party assessed. In order to negotiable, a letter of credit should include an unconditional promise at the payment upon demand
और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ टाइम। इसमें बताया गया है ये एक ट्रांजेक्शनल डील होती है और इसमें भी कुछ भी चेंज भी किया जा सकता है पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा नेगोशिएबल वाला फीचर। अब है रिवोकेबिलिटी। रिवोकेबिलिटी में क्या बताया गया है, देखो एक तो ये नेगोशिएबल था, इसमें चेंज किया जा सकता है, इसमें जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक वो होता है अ लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी रिवोकेबल भी हो सकता है और इरिवोकेबल भी हो सकता है। सिंस अ रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कैन नॉट बी कन्फर्म, जो रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है वो कन्फर्म नहीं होता, ठीक है, ये कंफर्म नहीं होता। द ड्यूटी टू पे, मतलब कि वो टाइम से आएंगे पैसे या नहीं आएंगे तो उसका हमें नहीं पता। इरिवोकेबल लेटर में क्या बताया गया है, जो पार्टीज है वो उसके पास होल्ड पावर होती है और ये चेंज नहीं की जा सकती और ये एग्रीमेंट होता है कि जो पेमेंट हो टाइम से मैं करूँगा, ठीक है। ये होता है इरिवोकेबल में। रिवोकेबल में क्या पढ़ा है हमने, इसमें चेंजमेंट किया जा सकता है, मतलब कि कोई भाई वो फिक्स भी नहीं होता, ना ही हमें ट्रस्ट होता इस पर, ठीक है। कन्फर्म्ड एलसी, कन्फर्म्ड एलसी में भी यही बताया गया है कि भाई कन्फर्म है कि मैं आपके पैसे दूंगा। तो इसमें ये था। ट्रांसफ़र एंड असाइनमेंट में क्या है, अ लेटर ऑफ क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड और एंडोर्स्ड टू द अदर पर्सन, द बेनिफिशरी हैज़ द राइट टू ट्रांसफर द एलसी, इट रिमेन इफेक्टिव नो मैटर हाउ मैनी टाइम्स द बेनिफिशरी असाइन ट्रांसफर द एलसी, दस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें बताया गया है कि जो ट्रांसफ़र है वो जो असाइनमेंट है वो एक पर्सन के द्वारा की जाती हैं, ठीक है, दूसरे पर्सन को। वो कितने, उसके पास राइट है कितनी बार वो ट्रांसफ़र कर सकता है एलसी को, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो कितनी बार भी करें, ओके। तो ये थे हमारे फीचर्स। एक और है इसमें साइट एंड टाइम ड्राफ्ट। साइट एंड टाइम ड्राफ्ट में क्या बताया गया है, मतलब किस टाइम पे वो कौन सी डेट पे मतलब कि पेमेंट करेगा, क्या मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। द बेनिफिशरी विल ओनली रिसीव द पेमेंट, जो बेनिफिशरी वो अमाउंट को रिसीव करेगा अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। द इशूइंग है, आगे कुछ लिखा हुआ क्या, क्रेडिट फ्रॉम द इशूइंग बैंक व्हेन द प्रेजेंट ऑल द ड्राफ्ट एंड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब इसको कब उसके पैसे मिलेंगे, ओके। तो इसमें ये था। अब देखते हैं एक नया टॉपिक है फोरफिटिंग। फोरफिटिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसके थोड़े कुछ और फीचर्स देख लो भाई क्या हैं, एक सेकेंड रुको। मोस्टली वाइड यूज स्टेट फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट in the world, LC is a financial instrument from a bank which guarantee payment from a buyer to the seller। देखो आपको ये डायग्राम बना के नीचे ये पॉइंट्स लिखने होंगे, ओके। क्या क्या लिखना है आपको, मोस्टली वाइड यूज स्टेट फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है ये वर्ल्ड में, और जो एलसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बैंक है वो गारंटी देता है कि जो पेमेंट है बायर के बिहाफ पर मैं करूँगा सेलर को। इफ़ एन इंडियन वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम द फॉरेन, अगर एक कोई इंडियन है वो परचेज करना चाहता है फ़ॉरेन से कोई भी गुड्स, बोथ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कांट ट्रस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर क्या होता है, बिकॉज एक्सपोर्टर वॉन्ट्स, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट की पड़ी होती है, मतलब जैसे मेरे पास पेमेंट आ जाए, पर जो इम्पोर्टर है उसको क्या होता रहता है कि पेमेंट में थोड़ी लेट करूँ, पहले मेरे पास जो गुड्स हैं वो आ जाए। इन दिस केस द बैंक हेल्प इन ट्रांजेक्शन बिटवीन बोथ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मैंने आप सारे जितने के जितने ये हैं पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए थे पहले। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फोरफिटिंग। फोरफिटिंग क्या होता है, देखो समझते हैं फोरफिटिंग क्या है। कोई भी गुड्स हैं, ठीक है, मान लो मतलब कि इसमें इतने कोई भी मशीनरी को लेके चलते हैं और उसका जो प्राइस है वो रहने वाला है वही, मान लो कि 1 करोड़, ठीक है। आपने मशीनरी सेल कर दी, ठीक है, ये मशीनरी सेल कर दी है आपने। जो सेलर है, सेलर का नाम मान लो भाई राम है, और जो बायर हैं, बायर का नाम मान लो भाई श्याम है, ठीक है। ये थे हमारे, और ये बोलता है कि भाई में एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर में कि जो मैं पेमेंट है ना मैं आपकी अभी नहीं करूँगा,
बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सब कुछ डिसाइड किया जाता है। फोरफिटिंग में देखो अब होता क्या है, जो ये सेलर हैं, सेलर को एक पर्सन मिल जाता है, कोई भी थर्ड पार्टी, ये फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी ले लें। थर्ड पार्टी का नाम मान लेते हैं हम मोहन, ठीक है। थर्ड पार्टी है हमारी मोहन। ये मोहन क्या कहता है सेलर को आकर के कि आपके पास जो भी वो फॉरफिटिंग वाला पेज है वो आप मुझे दे दो, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके बीच एग्रीमेंट हुआ था जिससे कि आप उससे पैसे ले हुए फ्यूचर में, ठीक है, तो आप मुझे दे दो। ये उसके बिके कितने के थे, 1 करोड़ के बिके थे, पर ये कहता है कि मुझे आप ये दे दो 90 लाख में दे दो, ठीक है। ये बोलता है मुझे 90 लाख में दे दो, सारी सरदर्दी मेरी रहेगी कि मुझे उससे फ्यूचर में किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से पैसे निकलवाने हैं, ठीक है। तो ये इसे दे देता, भाई जो भी एग्रीमेंट का वो पेज था वो इसको दे देता है और इसे 90 लाख रुपए ले लेता है, ठीक है। जब भी इसको चाहिएंगे तब, ठीक है। फिर जो मोहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई कि श्याम से पैसे लेके आना, तो इस श्याम को कितने पैसे मिलेंगे, 1 करोड़ ही मिलेंगे, तो इसको 10 लाख का तो फ़ायदा हो गया ना, ठीक है। इसको कितने का फ़ायदा हो गया, 10 लाख का फ़ायदा हो गया। तो ये था हमारा फोरफिटिंग, किसी थर्ड पार्टी को यूज़ किया जाता है इसमें, ओके। ये कौन सी थी हमारी थर्ड पार्टी को यूज़ किया गया है। अब समझते हैं नोट से, देखो फोरफिटिंग इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेड फाइनेंस। जो फोरफिटिंग है वो एक मेथड है ट्रेड फाइनेंसिंग का। इन दिस प्रोसेस एक्सपोर्टर सेल देयर फॉरेन रिसीवेबल आइदर फॉर द लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म टू द फोरफिटर एट डिस्काउंट। मैंने क्या बताया था कि जो कि उसके पास फॉरेन रिसीवेबल है उसको वो पर जो भी कोई एग्रीमेंट हुआ था उसको दे देता है, पर जितने में उसको उसने जो बेचा था तो उसी में नहीं, मतलब डिस्काउंट में, ठीक है। तो ये था वही इसमें का मतलब। नेक्स्ट देखो, द फोरफिटर देन गेट्स द सम ड्यू फ्रॉम द इम्पोर्टर ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट डेट। और जो फोरफिटर है, फोरफिटर कौन था, अब हमारा मोहन था, थर्ड पार्टी थी फोरफिटर। तो उसको जिस जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी हुई है पेमेंट की, तो उसी तारीख को जा कर के वो उससे पेमेंट लेगा वो। अब इसमें जो है हमारा राम था, जो सेलर था, वो इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन किसकी है ये है बायर की और मोहन की। मोहन किस तरीके से पैसे निकलवाएगा ये बताना है इसमें। A forfeiting transaction occur on a non recourse basis। जो forfeiting transaction है वो occur होती है कोई भी non course basis पर, ठीक है। The term non recourse here means that the forfeiter has no right to recover। जो forfeiter है उसके पास right नहीं है रिकवर करने का पेमेंट को from the exporter in case of default by the importer। अगर जिसने भी पैसे लिए थे, देखो मैं दिखाती हूँ एक बार आपको, देखो अगर जो सेलर है राम ने इसको दे दिया, इसने क्या किया, इसको 90 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। अगर जो मोहन ने सारी सरदर्दी उठाई थी कि मैं श्याम से पैसे लूँगा, ठीक है, श्याम से मैं अपने आप निमट लूँगा किस तरीके से भी। तो फिर अगर जो ये इम्पोर्टर है ये मोहन को पैसे देने से मना कर देता है, तो मोहन के पास राइट नहीं है कि वो जाए राम के पास और अपने 90 लाख रुपए ले, ठीक है। ये राइट नहीं है मोहन के पास। अगर लॉस होगा तो मोहन को ही होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया था। नेक्स्ट देखो, नॉन रिकोर्स का मतलब समझ आ गया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। फोरफिटिंग हेल्प्स एक्सपोर्टर इम्प्रूव देयर कैश फ्लो। जो फोरफिटिंग है वो हेल्प करते हैं एक एक्सपोर्टर को कि जो उसका कैश फ्लो है वो इम्प्रूव रहे, ठीक है। मतलब कि अगर उसको पैसे चाहिए थे तो उसने एक थर्ड पार्टी का यूज़ किया, फोरफिटर का यूज़ किया, ताकि जो उसका कैश फ्लो है, जो उसका बिजनेस है वो अच्छे से फ्लो करता रहे। एज दे कैन कैश इन देयर रिसीवेबल इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अनटिल द पेमेंट डेट। तो इसमें मतलब कि वो उसको रिसीवेबल को मतलब इमीडिएटली दे सकता है जब उसको ज़रूरत होती है और उसको वेट नहीं करना पड़ेगा पेमेंट डेट का, ठीक है। This allow the exporter to enter into the long financing term on their sales to the foreign buyer। इसमें बताया गया है ये अलो करता है एक एक्सपोर्टर को एंटर करे लॉन्ग फाइनेंसिंग टर्म्स में ऑन देयर सेल, मतलब कि जो उसकी सेल है वो कर सकते हैं एक फॉरेन बायर को भी। एक्सपोर्टर ऑफन पे हायर फीस। जो एक्सपोर्टर है वो पे करेगा एक हायर फीस विद फॉरफिटिंग सिंस इट एलिमिनेट्स वर्चुअली ऑल द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। तो इसमें मतलब कि रिस्क भी तो हो सकता है ना, तो ये बताइएगा जो एक्सपोर्टर
जिसने पेमेंट की थी वो उसको डिस्काउंट में पैसे दे देगा, ठीक है। तो जो लॉस है वो उसको इसमें कितने का हुआ था, हमें 10 लाख का लॉस हुआ था। 1 करोड़ की मशीनरी थी और हमने 90 लाख में उसको दे दी, ठीक है, तो लॉस हुआ। आगे देखो, फोरफिटिंग इज़ अ प्राइमरी यूज्ड बाय लार्ज एंड मीडियम साइज इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू एक्सपोर्ट कैपिटल कमोडिटीज़ एंड गुड्स वर्थ इज US, मतलब डॉलर में कितने की, ये 1 करोड़ की है और मोर इन USA। इसमें बताया गया है, इसमें एंगेज होती है मीडियम और जो कि मीडियम और लार्ज इंस्टीट्यूशंस एंगेज होते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसी वो एंगेज होते हैं। फोरफिटिंग कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टिव इन हाई रिस्क मार्केट। जो फोरफिटिंग है वो एक अट्रैक्टिव हाई रिस्क मार्केट भी कहलाती है। और द पेमेंट पीरियड ऑफ द फॉरेन बायर, जो पेमेंट पीरियड है फॉरेन बायर ऑफ USA एक्सपोर्ट कैन रेंज बिटवीन 180 डेज। तो इसमें 180 डेज की भी हो सकती हैं और मतलब जो टाइम पीरियड है वो रहेगा पेमेंट का, और 7 ईयर्स भी हो सकता है, विच इज़ द पीरियड ऑफ द मोस्ट फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन। और ये बहुत सारे जो फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन हैं उनका पीरियड रहता है। तो ये था हमारा फोरफिटिंग। अब इसके फीचर्स हैं वो देखो भाई, फोरफिटिंग के फीचर्स क्या रहने वाले हैं। आ फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन इज़ ऑलवेज डन एट डिस्काउंट ऑन द नॉन कॉस्ट बेसिस। जो है फोरफिटिंग ट्रांजेक्शन वो की जाती है डिस्काउंट पर, ठीक है। नॉन कॉस्ट बेसिस होता है कि जिससे जो सेलर है, सेलर ने उसको किसी थर्ड पार्टी जो फोरफिटर है उसको एग्रीमेंट रिसीवेबल दिया था, फोन रिसीवेबल पे कर दिया था। तो फिर अगर जो इम्पोर्टर है, जिसने भी इम्पोर्ट के जो बायर था हमारा, वो उसको मोहन है जो कि हमारा फोरफिटर, उसको पैसे देने से मना कर देता, कुछ भी फ्रॉड करता है उसके साथ, तो जो फोरफिटर था वो सेलर के पास नहीं आ सकता कि भाई उसने मेरे पैसे नहीं दिए तो आप मेरे पास पैसे वापस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता इसमें। नेक्स्ट वन इज a guarantee from local bank always back the importer's payment obligations. The receipt of a payment is usually evidenced by an exchange bill, a promissory note और an LC। इसमें बताया गया है अगर कोई भी लोकल बैंक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको लेटर ऑफ क्रेडिट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो इशूइंग बैंक था, देखो एक सेकेंड मैं समझाती हूँ ये पॉइंट आपको। देखो ये था हमारा बायर, ये बायर का बैंक है कोई भी, मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, और ये है सेलर का बैंक, ठीक है भाई, ये है सेलर का बैंक। ये बोलता है कि जो ये है ये मानता है भाई इसको मैं कि ये एक लोकल बैंक है, ये प्रूव नहीं हुआ कि भाई ये पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो ये इस बैंक को बोलता है कोई भी जो भाई गारंटी दे सके उस बैंक से वेरीफाई करवाओ कि आप मेरी पेमेंट कर दोगे या नहीं, मतलब एविडेंस चाहिए मुझे। तो इस पॉइंट में ये कहा गया था। नेक्स्ट वन इज़ देर आर 2 टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, 2 टाइप फाइनेंसिंग होती है इसमें, एक तो फिक्स्ड रेट और एक फ्लोटिंग रेट वाली। इन जनरल फोरफिटिंग इज शूटेड टू एक्सपोर्ट विद अ हाई वैल्यू इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स फॉर कंज्यूमर, व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एक्सपोर्ट। इसमें बताया गया है जो फोरफिटिंग है उसमें ये जो एक्सपोर्ट है उसमें हाई वैल्यू पर देता है सामान को, और कैपिटल गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं इसमें जो कि ड्यूरेबल होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, जैसे कि व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट, व्हीकल प्रोवाइड कर देना ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस तरीके से द एक्सपोर्टर यूजुअली रिसीव, जो एक्सपोर्टर है वो रिसीव करता है कैश इमीडिएटली आफ्टर द गुड्स शिफ्ट करने के बाद गुड्स को अपॉन द सबमिटिंग द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो भी उसके जो गुड्स हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उसको इमीडिएटली क्या मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। तो ये था इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन फॉर फोरफिटिंग। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखो, इसमें अ लेटर ऑफ गारंटी, एक लेटर चाहिए गारंटी का, ठीक है, जिसमें भाई ये प्रूव हो जाए कि ये सेलर हैं, सेलर ने इस बायर को ये चीज़ दी है, तो इसमें ये चाहिए लेटर ऑफ गारंटी। आ कॉपी ऑफ कमर्शियल इनवॉइस विद सिग्नेचर, एक कॉपी चाहिए उसकी, ठीक है, जो कमर्शियल इनवॉइस होता है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। आ कॉपी ऑफ सेल एग्रीमेंट ऑन द पेमेंट शेड्यूल, मतलब कब उसकी पेमेंट की जाएगी वो एग्रीमेंट की एक कॉपी चाहिए, ठीक है। आ लेटर ऑफ असाइनमेंट और नोटिफिकेशन ऑफ टू द गारंटर, एक नोटिफिकेशन होना चाहिए गारंटर के पास, ठीक है। आ कॉपी ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट, जो शिप किए थे भाई वो डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, रेलवे बिल चाहिए, मतलब सारे के सारे बिल्स जितने भी हैं उसमें सारे के सारे उसमें जितने जो भी किया गया था वो सारे के सारे उसमें चाहिए हैं,
ठीक, अब देखते हैं टाइप ऑफ फॉरफिटिंग। देखो भाई, टाइप कौन कौन से हैं फॉरफिटिंग के। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट रिसीवेबल। फर्स्ट है इसमें प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट आर द पेमेंट इशूड बाय द इम्पोर्टर टू द एक्सपोर्टर। जिनमें जो एक्सपोर्टर है और जो इम्पोर्टर है इनके बीच में जो भी साइन किया गया है तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें प्रॉमिस किया गया कि मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। इन एसेंस अ बिल ऑफ एक्सचेंज लाइक एक प्रोमिसरी नोट की तरह ही होता है, जिसमें जो एक्सपोर्टर है उसमें उसकी अमाउंट लिखी होती है, ठीक है, मतलब कि इतनी अमाउंट मैंने देनी है। नेक्स्ट वन इज अकाउंट रिसीवेबल। कितने पैसे आ गए हैं ये भी लिखा होता है, एक बैलेंस शीट में मेंशन किए जाते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल कितने पैसे आने वाले हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये था हमारा। एक और रह गया मैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। एक बैंक या कोई भी गारंटी इशू होती है, एक गारंटी देता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट की इसकी पेमेंट कोई भी एक बैंक है वो करेगा, ठीक है। अब देखते हैं फॉरफिटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। बस यही है, रह गए हैं हमारे एडवांटेजेस। देखते हैं कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इसकी। फॉरफिटिंग प्रोडक्ट, जो फॉरफिटिंग है वो देखो, जो फॉरफिटिंग है वो प्रोटेक्ट करता है एक एक्सपोर्टर को जिसने भाई सामान दिया था उसको, कि भाई नॉन पेमेंट रिस्क, और कोई पेमेंट आए या ना आए तो उसका रिस्क किसके ऊपर हो जाएगा, फॉरफिटर के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एडवांटेजेस होती है। एंड एलिमिनेट्स द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वाइल प्रोवाइडिंग इमीडिएट कैश टू द एक्सपोर्टर। और मतलब उसको कलेक्ट करने की भी वही वो नहीं रहती कि भी मैं किस तरीके से उसको पैसे लूँगा किस तरीके से नहीं, और उसको ईजिली ही कैश मिल जाता है। Next one is commercial bank can earn a substantial amount when the currency appreciate by purchasing instrument yielding a high return। इसमें बताया गया जो कमर्शियल बैंक हैं वो अर्न कर सकते हैं एक मतलब कि ज़्यादा अमाउंट किस तरीके से, when the currency appreciate, जो करेंसी वो अप्रिशिएट करती है, जो परचेजिंग पावर है, ठीक है, उसको मतलब कितना रिटर्न में मिलने वाला है। हेयर द रिस्क इज़ मिनिमम ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर बैंक। इसमें बताया गया है जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाता है क्योंकि इसमें जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर का बैंक शामिल होते हैं। द फॉरफिटिंग प्रोसेस कन्वर्ट्स, जो फॉरफिटिंग की प्रोसेस है वो कन्वर्ट करती है अ क्रेडिट